वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही इजी से आसान वाला चैप्टर है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 को आज हम लोग पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने से पहले आपको दो थ्योरम पढ़नी होंगी। थ्योरम का नाम है 10.1 और 10.2। ये दोनों ही थ्योरम अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो ये एक्सरसाइज इजी से आसान लगेगी। अब बात आती है ये थ्योरम पढ़ें कैसे। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आप उससे पढ़ लो। अगर कहीं कोई डाउट आता है कमेंट करके हमें बता देना, इसका पर्टिकुलर वीडियो भी बना के हम दे देंगे आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 10.2 को। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। Question 1, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and a radius of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस क्या है ये पूछा। क्या पूछा हुआ है? रेडियस पूछा है। अब गिवन क्या है? क्वेश्चन ने ये बताया कि आपके पास जो सर्कल है ना, उस सर्कल की जो टेंजेंट की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर की है और क्वेश्चन ने ये भी कहा है द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। जो आपके पास क्यू पॉइंट है ना, उस क्यू पॉइंट से सर्कल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो टेंजेंट की हमें यहाँ पर दे दी गई है 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस और हमें यहाँ पर सर्कल से लेकर टेंजेंट के क्यू पॉइंट तक की जो डिस्टेंस बताई गई वो 25 सेंटीमीटर दे दी गई। अब कहा जा रहा है कि भैया जो रेडियस है ना, ये फाइंड करके बताओ। कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसके फिगर को ध्यान से समझना होगा, फिर बनाना भी पड़ेगा। तो चलो इसके फिगर को देखो। यहाँ पर हमने बना दिया एक सर्कल और बोल दिया कि भैया ये सर्कल का सेंटर है जिसका नाम है O और इस सर्कल का हमने एक टेंजेंट बना दिया और इस टेंजेंट का नाम रख दिया ये P है और ये Q है। क्वेश्चन ने ये बताया कि जो हमारे पास सर्कल का टेंजेंट है ना, इसकी जो डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर की है। क्वेश्चन ने ये भी बताया था कि भैया सर्कल के सेंटर से लेकर क्यू पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर और क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि बताओ भैया इसकी रेडियस क्या होगी। अब रेडियस नहीं फाइंड कर पाओगे? कर लोगे ना, बहुत इजी हो गया। अब तो ये फिगर बना लिया तो भैया इसका सोल्यूशन तो इजी हो गया। बट बात आती है कि कैसे निकालेंगे। अगर जिन्हें नहीं पता तो अभी बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक थ्योरम याद करो। थ्योरम कहती है कि अगर हमारा टेंजेंट, ये देखो ये टेंजेंट है, अगर हमारा टेंजेंट ये रेडियस को टच करता है और जिस पॉइंट में टच करता है ना, उस पॉइंट में बनता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये बन जाता है हमारा परपेंडिकुलर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो OP है ये परपेंडिकुलर है किससे? QP से। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना, अकॉर्डिंग टू हमारी थ्योरम। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है OPQ, ये हो गया 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखो सिर्फ OPQ को, तो आपको ये दिखेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता है, हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हमेशा यूज़ करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ना पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जो कि हो जाएगा हमारे पास OQ स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास QP स्क्वायर हो गया। OQ जो हमारे पास स्क्वायर है, O ये Q है, ये 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। OP हमारे पास ये है तो हमने कर दिया OP, ये हो गया स्क्वायर प्लस QP ये हमारे पास 24 स्क्वायर हो गया। चलो 25 का स्क्वायर होगा 625, यहाँ पर लिख दिया 625। यहाँ पर ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, बट यहाँ पर लिखा हुआ है 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, यहाँ पर प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस का 576। इक्वल्स टू कर दिया हमने OP स्क्वायर कर दिया। इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 49 लिख दो। यहाँ पर हो गया OP स्क्वायर, नहीं लिखेंगे सीधे यहाँ पर रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर ये रूट है तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 7, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होता है। ये बात पता है ना? नहीं पता तो इसको ऐसे समझो कि भैया 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 7 जा होता है 49। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 7 बाहर आ गया। हमें यहाँ पर OP मिल गया है 7, ये हो गया 7। हमें यही तो फाइंड करना था तो हमने कर लिया फाइंड। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारी रेडियस है वो कितनी है भाई साहब? वो है 7 सेंटीमीटर की। इतनी बात क्लियर हो गई और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया?
तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन 2 इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री देन एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है ना, और उस सर्कल में दो टेंजेंट है। क्या है? दो टेंजेंट है, और टेंजेंट का नाम है TP और TQ। ये सर्कल है और इस सर्कल में ये TP है और ये TQ है, ये दोनों ही हमारी टेंजेंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास जो सर्कल है और उस सर्कल का जो सेंटर है उसका नाम O है, वहाँ पर एक एंगल बन रहा है POQ नाम का, और वो जो हमारा एंगल है वो है 110 डिग्री का है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके पास जो PTQ है ना, PTQ ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा। हमसे ये एंगल क्वेश्चन ने पूछ लिया है। देखो अगर आपने यहाँ पर जो पहले वाले क्वेश्चन में थ्योरम पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़ लेना तो ये इजीली आप कर लोगे। अगर नहीं समझ में आई वो थ्योरम तो कोई बात नहीं, अभी आपको समझाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर अगर आपने इस फिगर को ध्यान से समझ लिया ना तो आप ये इजीली सॉल्व कर लोगे। कैसे समझना है उसको एक बार देख लो। यहाँ पर ना क्वेश्चन ने कहा है कि जो आपके पास PTQ है, इसमें जो ये वाला एंगल है मतलब PTQ, ये T वाला एंगल है ना, इस एंगल को आपको करना है फाइंड। ठीक है, अब बात आती है फाइंड करेंगे कैसे। तो फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी थ्योरम 10.1 जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा था। ये थ्योरम कहती क्या है? ये कहती कि अगर कोई हमारे पास टेंजेंट है और उस टेंजेंट के किसी भी पॉइंट में हमारी रेडियस टच करती है तो वो परपेंडिकुलर हो जाती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो OP है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी किससे? PT से। इतनी बात क्लियर है। अब जाहिर सी बात है अगर ये हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है इस पॉइंट में ना, तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। समझ गए? अब वैसे ही हमारे पास एक और ये टेंजेंट है TQ, और इस टेंजेंट को इस पॉइंट में ये हमारी रेडियस टच कर रही है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो OQ है ये परपेंडिकुलर है QT से। इतनी बात क्लियर हो गई। दोनों ही 90 डिग्री के हमारे एंगल बन रहे हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पर रीज़न भी दे दो, रीज़न दे दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस यहाँ कर दिया हमने रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने कांटेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, इसमें भी हम लोगों ने यही किया था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि हमने थ्योरम ये लिखी नहीं, हमने यहाँ पर थ्योरम लिख दी। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख देना भैया, नंबर मिल जाएंगे आपको। देखो आप एग्ज़ाम में जो भी चीज़ करोगे भले आप वो एक्स्ट्रा कर दो, उसका नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कोशिश करना कि लिख के ज़रूर आना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये भी हमने समझ लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि हमारे पास जो एंगल है OPT ये वाला एंगल, और हमारे पास जो है TQO ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल हमारे पास कैसे हैं? 90 डिग्री के। देखो TQO ये वाला एंगल और यहाँ पर हमारे पास है OPT ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। देखो ये भी 90, ये भी 90, ये 110 है। हम अगर इसको ध्यान से देखें TQOP को, तो ये हमें दिखेगा एक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल हमें पता है, चौथा एंगल नहीं पता। तो चौथा एंगल इजीली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कहता है कि भैया इसके एंगल का जो सम होता है ना, वो चारों एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो यहाँ लिख दो इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसमें 4 एंगल हैं, चारों एंगल को लिख दो। हमने लिख दिया यहाँ पर OPT पहला एंगल, प्लस हमने लिख दिया TQO दूसरा एंगल। ठीक है, TQO दूसरा एंगल, प्लस P हो गया, T हो गया, और यहाँ पर लिख दिया हमने POQ ये एंगल, प्लस हमने यहाँ पर लिख दिया है P, यहाँ कर दिया हमने TQ ये वाला एंगल, इक्वल्स टू हमने कर दिया 360। अब देखो यहाँ पर OPT है ना, OPT हमारे पास 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये हमारे पास 110 है, और ये हमारे पास है PTQ है, ये है, इक्वल्स टू कर दिया हमने 360। गॉट इट। हमने यहाँ लिखा एंगल PTQ इक्वल्स टू हो गया 360। अब देखो
यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180, 180 में 110 ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 290, 290 यहाँ पर प्लस का रहेगा, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का, तो 290। ठीक, इन दोनों को माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 70। तो जो एंगल है हमारे पास PTQ जो कि हमें फाइंड करना था वो मिल गया है 70 डिग्री का। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। अच्छा आप देख लो 2 का जो हमारे पास बी पार्ट है ना वो है 70, तो बोल देना भैया बी इज़ द राइट आंसर। बी जो हमारा ऑप्शन है ना वो राइट है, तो बोलोगे बी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पर। क्वेश्चन 3, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर inclined टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल PO इज इक्वल्स टू 50, 60, 70, 80। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो O है, ठीक है। और क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि उसमें जो आपके पास टेंजेंट है उस टेंजेंट के नाम है PA और PB। अब क्वेश्चन ने यहाँ पर बता दिया है कि आपके पास जो ये वाला एंगल है ना ये पूरा एंगल है 80 डिग्री का। तो जनाब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, POA ये जो एंगल है ना ये हमें फाइंड करके बताना है। अब इस एंगल को भी फाइंड करेंगे कैसे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको थ्योरम 10.1 फिर से याद आएगी। ये हमारे पास टेंजेंट है और इस टेंजेंट को क्या हो रहा है, ये रेडियस टच कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर बन गया और यहाँ पर आ गया 90 डिग्री का एंगल। वैसे ही हमारे पास ये भी हमारी टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है। टेंजेंट को रेडियस इस पॉइंट में टच कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। समझ में आ गया ये चीज़। चलो इसको हम लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो PA है वो एक टेंजेंट है, तो हमारे पास जो OA है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी किससे, PA से, ठीक है। रीज़न आप वही लिख देना जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था, सेम ये रीज़न आप पूरा यहाँ पर छाप दो। चलो आगे आ जाओ। अब ये हमारा परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये जो एंगल है हमारे पास PAO ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अगर इसको भी देखोगे तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो OB है ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है, PB से। PB से परपेंडिकुलर है तो हमारे पास जो एंगल है कौन सा, PBO ये भी हमारा 90 डिग्री है। इतनी चीज़ तो हमने देख लिया कि ये भी 90 ये भी 90, बट अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इसको कैसे फाइंड करें। तो देखो अगर हमें इसे फाइंड करना है ना तो कैसे भी करके ये आधा एंगल फाइंड कर लो। पूरा हमें पता है, आधा अगर हमने कैसे भी करके फाइंड कर लिया ना तो ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें पता है, बस हमें यही फाइंड करना हो जाएगा। अब कैसे करेंगे इस एंगल को फाइंड, उसको देखो। हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, PAO को और PBO को, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड हमने कर दिया ट्रायंगल OBP। ये दोनों ही हमने ट्रायंगल ले लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको ध्यान से देखो, इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या दिखेगा, OA दिख रहा है, ये देखो OA, ये दिख रहा है OB, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है। तो हम लोग लिख सकते हैं OA ये बराबर है OB के। क्लियर है। और यहाँ लिख दिया हमने रेडियस। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब आगे आ जाओ। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे PA और यहाँ पर PB ये दोनों भी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि भैया ये हमारे पास टेंजेंट है और हमें पता है कि जो हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनती है ना वो आपस में इक्वल होगी। ये हमारी एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट बन रही है और ये हमारी एक टेंजेंट बन रही है, तो ये दोनों ही टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे पास PA है ये बराबर है PB के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रीजन लिखना तो लिख देना लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ कर दिया ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल इज इक्वल। ठीक है, बस ठीक है, समझ में आ गया। ये कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो OP है ना ये हमारे क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर साइड लिख दिया हमने OP इक्वल्स टू OP, ये हमारे पास कॉमन हो गए। तो यहाँ कर दिया कॉमन।
अब हमने देखा ये देखो साइड, ये देखा हमने साइड, ये साइड, तो ये दोनों ही हमारे ट्रायंगल साइड साइड से क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग बोल देंगे ट्रायंगल OAP, ठीक है, ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई OBP। ये किससे हो जाएंगे हमारे पास, साइड 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 से। अगर ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि भैया हमें पता है दो कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होते हैं ना, उनके जो एंगल होते हैं वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल इसके हमारे पास हो जाएगा इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको लेंगे क्योंकि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो एंगल है OPA, ये एंगल बराबर है एंगल किसके, ये बराबर हो जाएगा O, यहाँ कर दिया PB के, बाई CP, यहाँ कर दिया CT। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर लिखा हुआ है OPA, जो ये OPA एंगल है, देखो OPA ये वाला जो सिर्फ एंगल है ये आधा है इस पूरे वाले एंगल के। तो हम लोग लिख सकते हैं OPA इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ पे लिख दो OPA इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AP, यहाँ कर दिया हमने B। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 80, तो ये हो गया हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। एंगल हमने कर दिया OPA इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 40 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गया है 40 डिग्री का, ठीक है। ये जो एंगल है ये हमें पता है 90 डिग्री का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? अगर सिर्फ आप इसको ध्यान से देखो APO को, तो ये आपको क्या दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है, तीसरा नहीं पता है। तो हमें पता है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, वो कहती है कि भैया ट्रायंगल के अंदर जो तीन एंगल है ना, उन तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल POA, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल POA प्लस एंगल OPA प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास OAP इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो POA जो है ना हमारे पास कितना है, POA पता नहीं, इसी को तो फाइंड करना है। तो POA हमने लिख दिया प्लस OPA हमारे पास है 40, ये वाला एंगल है हमारे पास 90 इक्वल्स टू कर दिया हमने 180। अब वो यहाँ पर हो गया हमारे पास 180 और ये हो गया हमारे पास 130, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो गया 130 हो गया। यहाँ पर हो गया एंगल POA, यहाँ लिख दिया एंगल POA इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 50 डिग्री। तो हमें यहाँ पर मिल गया एंगल POA 50 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें यही फाइंड करना था, ये वाला एंगल, और हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया। अब देखो 50 जो है ना फर्स्ट ऑप्शन में है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपके पास सर्कल है और उस सर्कल में एक डायमीटर है, ठीक है, और उस डायमीटर के दोनों एंड से एक टेंजेंट हमारी बन रही है, और वो जो टेंजेंट है ना, वो जो दोनों ही टेंजेंट आपस में पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया ना? तो इसके फिगर को देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो ये हमने बना दिया सर्कल, और सर्कल के बीच में एक बन गया हमारा एक डायमीटर, ठीक है। अब डायमीटर में दो पॉइंट हो गए, एंड पॉइंट, एक ये। अब इस एंड पॉइंट से एक ये टेंजेंट बन गई और इस एक एंड पॉइंट से हमारी ये टेंजेंट बन गई। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो ये टेंजेंट बन रही ना, ये दोनों ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हैं, ये प्रूफ करके बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब देखो यहाँ पर गिवन क्या है। देखो इस क्वेश्चन में जो भी गिवन था वो हमने लिखा है। हमने ये लिखा है कि अ सर्कल विद सेंटर O एंड डायमीटर AB। ये सर्कल है और इस सर्कल में जो हमारे पास डायमीटर है वो AB है और इसका सेंटर वो O है, ये लिख दिया। अब अच्छा क्वेश्चन ने ये बात की थी टेंजेंट की, बट हमें यहाँ पर टेंजेंट तो पता नहीं कौन सी क्या है, नहीं पता ना। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो हमारी टेंजेंट है PQ एंड RS, ये PQ है, ये RS टेंजेंट है। हमने यहाँ लिखा PQ एंड RS बी द टेंजेंट एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? चलो अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, PQ पैरेलल है RS से, ये PQ है, ये पैरेलल है RS से, ये प्रूफ करके दिखाना है।
कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये OA की बात अगर हम करें तो ये OA क्या है? ये एक रेडियस है, ठीक है। रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है। थ्योरम हमारी 10.1 कहती है कि भैया टेंजेंट में अगर हमारी रेडियस टच करेगी तो वो बन जाएंगे पैरेलल। अगर ये हमारे पैरेलल हो जाएंगे तो हमें जनाब पता है कि अगर ये पैरेलल हैं तो ये बनेंगे 90 डिग्री का, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो OA है ये पैरेलल है किससे? ये पैरेलल हो जाएगा हमारे पास PQ के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ही अगर इसको ध्यान से देखोगे ये OB है, OB भी तो हमारी क्या है? रेडियस है। अब ये रेडियस इस टेंजेंट को टच कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 यहाँ पर फिर से हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो OB है ये हमारा पैरेलल हो जाएगा किससे? RS से, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर रीज़न देना है तो रीज़न आप उठाना ये वाला, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आप लिख देना ये रीजन। ये बात समझ में आ गई? अब देखो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास जो एंगल है PAO, ठीक है, या फिर बोलो OAP, ये एंगल हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। और हमारे पास जो OBS ये वाला एंगल है, OBS ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के हो चुके हैं। तो देखो अगर ध्यान से ये एंगल 90 है और हमने बोल दिया ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, या फिर बोल दो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है। इस एंगल को देखोगे और इस वाले एंगल को देखोगे, इसको और इसको, तो आपको ये अल्टरनेट एंगल दिखेंगे। अगर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वो जो लाइन हमारी बन रही होती है ना, ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा? हमारे पास एंगल है PAO और हमारे पास एंगल है हमारे पास OBS, ठीक है, आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब हमें यहाँ पर पता है कि अगर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है तो लाइन हमारी आपस में पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारी अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो PQ है ये पैरेलल है RS। बस इतना ही सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन था, हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास सर्कल है और उस सर्कल में बन रहा है एक टेंजेंट, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में सर्कल के सेंटर से एक लाइन जा रही है, वो परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करके हमें बताना है। इसको समझने के लिए आप इसके फिगर को ध्यान से समझो। देखो ये आपको सर्कल दिख रहा है, सर्कल का सेंटर दिख रहा है जिसको हमने बोला है O पॉइंट, इसका नाम दे दिया है O पॉइंट है, ठीक है। देखो ये O पॉइंट हो गया सर्कल का सेंटर, AB हमारी टेंजेंट है। क्वेश्चन ने कहा है कि इस टेंजेंट को ये हमारी लाइन टच कर रही है तो ये बन रहा है परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करके दिखाओ। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। बात आती है ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, तो इसको रियल लाइफ से समझो। हम मान लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, हम मानते हैं कि जो ये हमारा सामने वाला दोस्त है ना, ये है चिंटू, ठीक है, ये है मिंटू। चिंटू ने मान लिया कि जो ये मिंटू है ना, ये इसका अच्छा दोस्त है और ये इसका कभी काटेगा नहीं। बट कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि यही दोस्त इसका काट देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो एज्यूम किया, जो माना, वो गलत हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कुछ और, फिर कह देंगे ये रॉन्ग है, फिर जो पहले सही है वही सही बोलेंगे, ठीक है। अभी तो नहीं समझ में आएगा बट अभी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरम 10.1 को याद करो। थ्योरम 10.1 कहती है कि भैया सर्कल के सेंटर से अगर लाइन टच कर रही है किसको, टेंजेंट को, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर होगी तो जाहिर सी बात है वो 90 डिग्री होगी। तो हम लोग लिख देंगे जो हमारे पास एंगल है OPB, ये है 90 डिग्री का, ठीक है। थ्योरम लिख दो 10.1 के अकॉर्डिंग ये हमारा 90 डिग्री हो गया और बोल दो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो ये हमने समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि भैया कि एक पॉइंट यहाँ पर है, सर्कल के सेंटर से नहीं है, कहीं और एक पॉइंट है हमारा इस जगह पे,
और ये बन रहा है, इस पॉइंट को टच कर रहा है और ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। ये हमने एज्यूम किया अपने मन से, ठीक है, हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया ये। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट एज्यूम पी एम बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ये P है, इसको बोल दिया M, ये PM है, ये परपेंडिकुलर है AB का, ठीक है। और हमने ये भी लिखा है नॉट पासिंग थ्रू O, जो कि O से पास नहीं हो रहा। O मतलब क्या है, सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हमने इसे मान लिया ये परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो एंगल होगा MPB, ये भी 90 डिग्री का होगा। एंगल MPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको बोल दीजिए ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को ले लो, यहाँ लिखा हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। अब हमने देखा पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है ना आपस में इक्वल है। अब यहीं से असली खेल शुरू हो रहा है, अब ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर आ जाओ, OPB ये पूरा वाला एंगल, ठीक है, और MPB ये आधा वाला एंगल, ठीक, इतना वाला। अब दिमाग लगाओ, क्या ये पूरा एंगल कभी भी इस छोटे वाले एंगल के बराबर होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था वो यहाँ पर गलत हो चुका है। हमने यही एज्यूम किया था ना कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, बट अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ये 90 डिग्री का होता, अगर ये 90 डिग्री का होता तो ये इसके बराबर होता, बट यहाँ पर इसके बराबर नहीं होगा ये, क्योंकि ये हमारा बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है। तो हम यहाँ पर पहले एक रीज़न लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल एज अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज़ रॉन्ग, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था ना वो क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। इतनी बात क्लियर। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes थ्रू द यहाँ कर दिया सेंटर। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो हमने देखो जो एज्यूम किया वो गलत हो गया, तो हमने कह दिया कि भैया कि हमारा जो परपेंडिकुलर है ना वो OP परपेंडिकुलर होगा AB का। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये कह रहा था लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल का आपको रेडियस करना है फाइंड। ये सर्कल है और इस सर्कल का जो ये रेडियस है ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन ने बताया कि जो आपके पास टेंजेंट है, इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है और इस टेंजेंट से लेकर सर्कल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। जनाब यहाँ पर रेडियस फाइंड करके बताओ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, सर्कल टेंजेंट को टच कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। अब ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है तो ये हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एंगल हमें पता है, तीसरा नहीं पता है, तो तीसरा फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो कैसे, सबसे पहले एंगल लिख देते हैं OBA, ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। आपको रीजन देना है ना, रीजन दे दो रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच यहाँ कर दिया अदर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास ओ बी स्क्वायर। ए ओ हमें पता है 5 है तो 5 का स्क्वायर, ए बी हमें पता है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ओ बी स्क्वायर। 5 हो जाएगा हमारे पास 5 5 25, 4 का हो जाएगा 16 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 16 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ओ बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 9 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा यहाँ पर आ गया रूट इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ओ बी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल्स टू ओ बी। हमें ओ बी मिल गया है 3। ये पता ना 3 कैसे आया, देखो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 हमारा बाहर आ जाएगा। तो ओ बी हमें मिल गया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और ओ बी हमारा क्या था, रेडियस। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 टू कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन 7 यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब कैसा कि भैया आपके पास 2 सर्कल है और दोनों सर्कल का जो सेंटर है ना वो सेम है, ठीक है। एक का रेडियाई है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियाई है 3 सेंटीमीटर। मतलब जो बड़ा वाला सर्कल होगा जाहिर सी बात है उसके 5 सेंटीमीटर रेडियस होगी, जो छोटा वाला सर्कल होगा उसकी 3 सेंटीमीटर रेडियस होगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखो इसका फिगर जो है ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एक रेडियस है ना जो छोटी वाली वो 3 सेंटीमीटर की है, बड़ी वाली रेडियस है 5 सेंटीमीटर की। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है पी क्यू की। ये पी क्यू की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर हमें पी क्यू फाइंड करना है। अगर इस पी क्यू को ध्यान से देखोगे, अगर आप सिर्फ छोटे वाले सर्कल को लोगे और पी क्यू को लोगे तो आपको ये टेंजेंट दिखेगी। अगर आप ये बड़े वाले सर्कल को लोगे और इस पी क्यू को देखोगे तो ये आपको कॉर्ड दिखेगी, ठीक है। अभी हम लोग छोटे वाले सर्कल को देखेंगे और साथ में इसको देखेंगे पी क्यू को, तो ये हमें दिख रही है टेंजेंट। टेंजेंट रेडियस को टच कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बनाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर हो रहा है, पी क्यू। ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, इतनी बात क्लियर है। तो हमारे पास जो एंगल है ओ ए पी ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग कैसे भी करके ये वाला अगर साइड फाइंड कर लेंगे ना तो ये पूरी अपने आप पता चल जाएगी। अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको इतना राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता है, तीसरी हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास पी ए स्क्वायर हो गया। ओ पी स्क्वायर कहाँ है हमारे पास भैया, ये ओ पी है, ये 5 का स्क्वायर। ओ ए हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो गया हमारे पास पी ए, ये हो गया स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इधर आ जाएगा प्लस से हो जाएगा माइनस, इधर हो गया हमारे पास पी ए, ये हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ओके यहाँ पर आ गया 16, ठीक है। स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आ गया रूट, यहाँ पर हो गया हमारे पास पी ए। अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास पी ए हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो हमें यहाँ पर पी ए मिल गया है 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर इसके ऊपर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इक्वली पार्ट में इसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पी ए है वो बराबर है किससे, क्यू ए के। क्योंकि भैया ये हमें क्या कर रहा है, इसको पी क्यू को इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है पी ए बराबर है ए क्यू के। तो हम लोग यहाँ पर इसका रीज़न लिखना है, तो लिखो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं भैया कि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। ये 4 है तो ये 4, ये पूरा बन गया हमारे पास 4 + 4 8। तो ये पी क्यू हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करनी थी और यही हमने फाइंड कर लिया। तो लिख दिया हमने लेंथ ऑफ, हमने कर दिया कॉर्ड।
इक्वल्स टू हो गया 8 सेंटीमीटर। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8, अ quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD equals to AD plus BC। देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है सर्कल। अब इस सर्कल में जो AB आपको दिख रहा है, देखो AB कहाँ पर, ये AB प्लस CD, CD कहाँ पर भैया, ये CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। इसको हमें प्रूफ करना है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम 10.2 का आना बहुत ज़रूरी है। अब ये थ्योरम 10.2 है क्या, उसको समझो। अब इस थ्योरम को समझने के लिए आपको देखो करना क्या है, पेज नंबर 149 में आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरम 10.2। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमारी टेंजेंट बन रही है, एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, इससे हमारी ये टेंजेंट बन रही है और ये टेंजेंट बन रही है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। जितनी लेंथ PQ की होगी ना उतनी ही लेंथ PR की होगी। बस यही थ्योरम कहती है 10.2। अब इसकी ही हेल्प से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे वो देखो। इस क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन था वो हमने लिख दिया, जो प्रूफ करना है वो भी लिख दिया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। इसके लिए आपको इसके फिगर को ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें और सिर्फ इसकी बात करें तो ये क्या है, एक ये हमारी टेंजेंट है, ये क्या है, ये भी हमारी टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से मिल रही हैं, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से ये बन रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा ना वो आपस में इक्वल होगा। वैसे ही अगर इसकी बात कर लेते हैं, ये भी हमारी टेंजेंट है और ये भी हमारी टेंजेंट है, ये दोनों ही टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इन दोनों की जो लेंथ होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। वैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल। ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये भी आपस में इक्वल हो गए। समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया कि हमारे पास जो AP है, AP है ना, ये AP बराबर है AS के, AP इक्वल्स टू AS। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर BP है, BP ये बराबर है किसके, BQ के। अब यहाँ पर हमारे पास CR है और ये CQ के बराबर है, CR इक्वल्स टू हो गया हमारे पास CQ। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास DR, ये बराबर हो जाएगा DS के। ठीक है, रीज़न देना है ना, तो सबका एक ही रीज़न है, वो हम यहाँ लिख देते हैं टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम यहाँ कर दिया हमने पॉइंट R, ये हमने कर दिया इक्वल। बस यही हमें करना था। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन, इसको बोलो ये दूसरी, ये तीसरी और ये है चौथी। इन चारों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो। तो यहाँ लिखा ऐड फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड हमने कर दिया यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर ये एक साइड ऐड होगा, ये एक साइड ऐड होगा। यहाँ पर आ जाएगा AP प्लस हो जाएगा हमारे पास BP प्लस हो जाएगा हमारे पास CR प्लस हो जाएगा हमारे पास DR इक्वल्स टू AS प्लस हो गया हमारे पास BQ प्लस हो गया हमारे पास CQ प्लस हो गया हमारे पास DS। ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर AP प्लस BP, AP प्लस क्या हो रहा है, BP हो रहा है। इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ये AB बन जाएगा। यहाँ पर इसकी जगह पे हमने लिख दिया AB प्लस ये CR है, ये DR है, CR ये हो गया, DR ये हो गया। इन दोनों को मिला दिया, ऐड कर दिया तो क्या बन गया, DC बन गया। यहाँ लिख दिया DC इक्वल्स टू AS और BQ है। AS हमारे पास कहाँ पर है, AS ये है और DS देखो। अच्छा AS और DS को हम लोग ऐड करेंगे ना इन दोनों को, तो बन जाएगा AD, यहाँ कर दिया AD प्लस BQ और CQ, BQ और C को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा BC, ये हो गया BC। हमें यही प्रूफ करना था ना, AB प्लस DC, AB प्लस DC बोलो या फिर CD बोलो एक बात है, इक्वल्स टू AD प्लस BC, AD प्लस BC। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9, इन फिगर 10.13 XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। देखो ये XY है, ये X डैश Y डैश है, ये दोनों ही टेंजेंट है और आपस में पैरेलल हैं। आगे कह रहा है टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB
with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। कहने का मतलब ये है कि जो भैया तीसरा हमारे पास टेंजेंट है ना, जो C पॉइंट में सर्कल को टच कर रहा है, वो x डैश और y डैश को B पॉइंट में टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और x और y को इंटरसेक्ट कर रहा है A पॉइंट में। आगे कह रहा है प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें यहाँ पर ये वाला एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है AOB को। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 9 को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन बनानी पड़ेगी जो कि इस पॉइंट से जाएगी और टच करेगी C पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है O। यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल को 1 बोल दो, इसको बोलो 2, इसको बोलो 3 और इसको बोल दो 4। इतनी बात क्लियर है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOP, ये वाला ट्रायंगल ले लिया 1 वाला। अब ले लेते हैं ये दूसरा वाला ट्रायंगल, और हमने कहा एंड ट्रायंगल AOC। हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया और इन दोनों ट्रायंगल को अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये AP दिख रहा है, ये AP क्या है, टेंजेंट है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है। ये AC क्या है, ये भी टेंजेंट है। अब ये दोनों ही टेंजेंट आपस में इक्वल हैं। बात आती है क्यों इक्वल है और कैसे इक्वल है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये दोनों टेंजेंट बन रही, तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं AP बराबर है AC से, ठीक है। यहाँ पर लिख देना टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है। सेम यहाँ कर दिया हमने पॉइंट R इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, O ये है, ठीक है, और ये क्या है, OC है। मतलब OC और OP ये क्या है, ये दोनों ही रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे OP इक्वल्स टू OC, ठीक है। ये दोनों हो गई हमारे पास रेडियाई। गॉट इट, समझ में आ गया। आगे आ जाओ। अब यहाँ पर आपको दिखेगा OA, ठीक है। ये OA क्या है, ये कॉमन हो जाएगा इन दोनों ही ट्रायंगल में। तो यहाँ लिख दिया OA इक्वल्स टू OA, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉमन, ठीक है। ये दोनों कॉमन हो गए। तो देखो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ लिख दिया ट्रायंगल AOP और यहाँ कर दिया ट्रायंगल AOC किससे हो गए हमारे पास, साइड 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 से हमारे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हमारे पास जो एंगल A है। अब जो देखो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल 2 बाई CPCT। बस यही हमें अभी करना था, ये हमने किया। अब जैसे ही हमने इसे एंगल 1 और एंगल 2 को आपस में इक्वल किया ना, वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 को भी आपस में इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने BOC और यहाँ बोल दिया एंड ट्रायंगल, ये हो जाएगा हमारे पास BOQ हो गया, ठीक है। ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया। अब देखो यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में CB ये टेंजेंट है और BQ ये भी टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमने यहाँ लिख दिया BC इक्वल्स टू BQ और रीजन दे देंगे टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम यहाँ कर दिया हमने पॉइंट R इक्वल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर OC और यहाँ पर OQ ये दोनों ही रेडियस हैं। तो OC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास OQ, ये हो गई हमारी रेडियाई। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर OB जो ये दिख रहा है ना, OB ये दोनों में कॉमन है। यहाँ लिख दिया OB इक्वल्स टू OB और ये कर दिया हमने कॉमन। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये हमारे पास साइड से फिर से हमारे ये सिमिलर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल BOC ट्रायंगल BOQ बाय किससे हो जाएगा हमारे पास, साइड साइड साइड।
ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और इसे बोल देंगे बाई सी पी सी टी, और इसको बोलो ये दूसरी इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए आते हैं नेक्स्ट पेज में और यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। अब बात आती ये एंगल चारों 180 डिग्री हो कैसे रहे, तो इसके लिए आपको फिगर को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो ये लाइन है, इस लाइन में ये पूरा एंगल बन रहा है, तो ये पूरा जो एंगल होगा ना ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर जब ये पूरा एंगल बन रहा है तो कैसे बन रहा है, इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को और इस एंगल को जब मिलाया गया तब ये पूरा एंगल बना है, और ये पूरा ही एंगल हमारा क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे पास जो एंगल 1 है ना ये बराबर था एंगल 2 के, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 मतलब 1 की जगह पे हमने लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमने बताया था जो एंगल 3 है ना ये बराबर है एंगल 4 के, तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगल 4 की जगह पे लिख देते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू कर दिया हमने 180। ठीक है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल 2 है ना, ओहो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 180। इसको इससे कैंसिल कर दो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमें क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था ना, देखो हमें क्या प्रूफ करना था कि हमारे पास जो एंगल ये है ना AOB, ठीक है, AOB एंगल कैसे बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 को जब मिलाया जाएगा ना तब एंगल AOB बन जाएगा, और हमें ये प्रूफ करना था कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है AOB ये बराबर है 90 डिग्री के। बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू एट द सेंटर। क्वेश्चन 10 यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है। देखो ये सर्कल है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये हमारी दो टेंजेंट बन रही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट में जो आपका एंगल बन रहा है ना, ये एंगल और सर्कल में जो एंगल बन रहा है ना सर्कल के सेंटर में, ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। समझ गए? चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है AC एंड CB आर टू टेंजेंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो। ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है और ये हमारी क्या है, सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से ये जो लाइन जा रही है टेंजेंट को टच कर रही है, ये वाली लाइन, ये क्या है, रेडियस है। और आपको याद है कि जब कभी भी रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है और परपेंडिकुलर के साथ में बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो OB है ये परपेंडिकुलर है CB से। वैसे ही बोल सकते हैं OA है, ये परपेंडिकुलर है किससे, AC से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रीजन देना है तो यहाँ लिख दो रेडियस परपेंडिकुलर ऑन, यहाँ कर दिया हमने टेंजेंट। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो अब ये परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री। अब अगर इसको ध्यान से देखो AOBC को तो आपको क्या दिखेगा, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो कैसा होता है, 360 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल
इन क्वाड्रिलेटरल OACB, ठीक है। यहाँ पर कर दिया हमने एंगल, इसको बोल देते हैं C, एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360। एंगल जो C है ये हमें पता नहीं है, एंगल जो A है वो 90 डिग्री है, ये हमारा O है, प्लस एंगल B हमारा 90 है, इक्वल्स टू 60 हो गया। एंगल C प्लस एंगल O इक्वल्स टू कर दिया हमने 360। 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा हमारे पास 180, इधर आ जाएगा माइनस का 180। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 180। तो हमने देखा जो एंगल C है और जो हमारे पास एंगल O है, इन दोनों का इन दोनों का जो सम आया ना वो 180 डिग्री आ गया। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि ये दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल हमारे पास जो C है और हमारे पास एंड एंगल O आर सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ कर दिया हमने एंगल्स, बस यही हमें सॉल्व करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भैया एक आपके पास पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के अंदर बन रहा है एक सर्कल, और वो जो पैरेललोग्राम है ना, इस पैरेललोग्राम को प्रूफ करके बताओ कि ये एक रोम्बस है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब कैसे करोगे वो देखो। इसका जो फिगर होगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर ये ABCD क्या है, ये ABCD है पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम के अंदर बन गया है ये सर्कल, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसी को हमें प्रूफ करके बताना है कि ये रोम्बस है। अब बात आती कैसे प्रूफ करेंगे, तो वो देखो। सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा ये बताओ पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना, ये आपस में इक्वल होते हैं। AB का अपोजिट साइड है DC, तो यहाँ लिख दिया हमने AB इक्वल्स टू DC, और यहाँ लिख दिया हमने AD इसके इक्वल है BC, ठीक है। और रीजन दे दो, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अब आगे आ जाओ। यहाँ पर देखो ध्यान से कि भैया ये सर्कल है और ये हमारी एक लाइन है। ये सर्कल और ये लाइन इस पॉइंट में टच हो रही है, इस पॉइंट में टच हो रही है, इस पॉइंट में टच हो रही है, और इस पॉइंट में टच हो रही है। जहाँ जहाँ टच हो रही है वहाँ वहाँ हमने नेमिंग कर दी PQRS। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, ये DR क्या है, ये टेंजेंट बन गई है, क्योंकि भैया ये लाइन है सर्कल को इस पॉइंट में टच कर रही, तो ये टेंजेंट हो गई, ये भी टेंजेंट हो गई, और ये दोनों ही टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। वैसे ही इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों बन रही है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों बन रही है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों बन रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भैया हमारे पास जो DS है ना, DR है, ये बराबर है DS से, क्योंकि भैया सेम पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट जब बनती हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? ऐसे ही यहाँ लिख दिया हमने RC, ठीक है। RC इक्वल्स टू हमने कर दिया CQ। ऐसे ही हमने कर दिया BP इक्वल्स टू कर दिया BQ। AP इक्वल्स टू कर दिया AS। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन हमने इसे बोल दिया। रीजन लिख देना, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ कर दिया हमने फ्रॉम सेम पॉइंट, यहाँ कर दिया हमने R, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? तो देखो अब ध्यान से, यहाँ पर ये जो चार इक्वेशन मिली ना, इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखा एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड हमने कर दिया यहाँ पर फोर्थ। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास DR प्लस हो गया हमारे पास RC प्लस BP प्लस AP इक्वल्स टू DS। इसको अलग प्लस कर दो, यहाँ लिख दो CQ प्लस BQ प्लस AS। अब ध्यान से देखो, DR और CR, ये है DR और ये है CR,
मिलके क्या बनेगा, DC बन जाएगा। तो इन दोनों की जगह में लिखो DC प्लस BP AP, BP और AP मिलेगा तो क्या बनेगा AB, यहाँ पर आ गया AB इक्वल्स टू DS और AS मिलेगा, DS और AS मिलेगा तो बनेगा DA या फिर बोलो AD, ठीक है, प्लस CQ और BQ मिलेगा तो ये बनेगा CB। अब ध्यान से देखो यहाँ लिखा है DC, ठीक है, ये देखो DC है, ये DC है, ये DC बराबर है AB का। इसका मतलब ये हो रहा है कि DC की जगह में हम लोग AB भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा हमने AB प्लस कर दिया हमने यहाँ पर AB। यहाँ पर हमारे पास DA है या फिर बोलो AD है, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास DA, इस DA की जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ लिख दिया हमने BC प्लस CB। इन दोनों को ऐड करोगे 2AB और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2BC। 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या AB इक्वल्स टू BC। अब देखो जो ये AB है ये किसके बराबर था, DC के, तो हमने यहाँ लिख दिया AB ये बराबर था DC के। अब यहाँ पर BC है, ये जो BC है ये बराबर था किसके, AD के, तो यहाँ कर दिया हमने AD। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जो रोम्बस होती है ना, रोम्बस की खास बात क्या होती है कि भैया रोम्बस के जो साइड होते हैं वो सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, तभी तो हम लोग रोम्बस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आ गया है, देखो ध्यान से, AB इक्वल्स टू DC और इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AD। मतलब क्या हो रहा है, जो ये साइड है ना चारों, ये चारों साइड आपस में इक्वल है। देखो AB ये बराबर है DC के और DC बराबर है BC के और ये बराबर है AD के, ठीक है। इसका मतलब ये चारों साइड आपस में इक्वल है। चारों साइड आपस में इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ABCD इज़ अ रोम्बस। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो 12 हम लोग कर रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 11 भी इंपॉर्टेंट है, 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 13 भी इंपॉर्टेंट है। तीनों को इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है। तो चलो अब इसको समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है, जो कि सर्कल इस ट्रायंगल को 3 पॉइंट में टच कर रहा है, 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ कहा है कि भैया जो ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल की जो साइड AC है और जो आपके पास AB है, ये दोनों साइड को फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की साइड को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। कैसे करेंगे ये सब, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया और जो फाइंड करना है ये भी हमने लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसके फिगर को ध्यान से समझ लो। अगर आपने ये समझ लिया ना तो भैया क्वेश्चन ईजी से आसान होने वाला है। देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया AC को फाइंड करना है और AB को फाइंड करना है। हमें यहाँ पर CD गिवन है जो कि है 6 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पर BD गिवन है जो कि है 8 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस है ना ये भी गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो, ये सर्कल है, ये सर्कल इस ट्रायंगल को टच कर रहा है किस पॉइंट में, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इसका नाम रख देते हैं E, इसको बोल देते हैं F। अब सर्कल के सेंटर से इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। अब ये क्या बन गया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ करने से अभी बताते हैं। अब यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। यहाँ से AO को ज्वाइन कर देते हैं, OC को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर OB को ज्वाइन कर देंगे। अब ध्यान से देखोगे इस बड़े ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बन चुके हैं। एक ट्रायंगल ये, ठीक है, ये दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला दिख रहा होगा, तीसरा ट्रायंगल ये ट्रायंगल, 1 2 3।
अब हमें ना अगर इसकी साइड फाइंड करनी है तो साइड फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो पहले ये कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो भी अभी किया उसको सबसे पहले लिखेंगे। हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ड्रॉ, यहाँ पर कर दिया ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। बट आप यहाँ पर ये कहोगे भैया ओ ई तो परपेंडिकुलर आपने कहीं बताया नहीं, तो लिख कैसे रहे हो। तो देखो ये ओ ई क्या है, रेडियस है। रेडियस हमारी टेंजेंट को टच करती है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये भैया क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है और साथ में 90 डिग्री का एंगल बना देती है। परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। गॉट इट। चलो आगे आ जाओ। इतना कर दिया। फिर हमने यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन की थी तो यहाँ लिखा ज्वाइन ओ ई सॉरी ओ ए ओ बी और यहाँ कर दिया हमने ओ सी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये क्या है, सी पॉइंट क्या है। अच्छा ये बताओ ये सी डी क्या है, ये एक हमारी टेंजेंट है और यहाँ पर सी एफ क्या है, ये भी हमारी टेंजेंट है। जब कभी भी हमारी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी ये टेंजेंट बन रही है और ये टेंजेंट बन रही है, तो इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा ना वो आपस में इक्वल है। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 8 है तो भैया ये भी 8 होगा। थ्योरम अगर आपने 10.1 पढ़ी है ना तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो समझ लो। ये थ्योरम 10.1 कहती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी कोई टेंजेंट बन रही है तो उन टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो आपस में इक्वल होगा। गॉट इट। तो ये दोनों 8 हो गए। ये भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, बट इनकी लेंथ पता नहीं तो हम लोग इसे x बोल देते हैं और इसे x बोल देते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर AC निकालना था और AB निकालना था। AC में हमने CF फाइंड कर लिया है, ठीक है। बस हमें क्या फाइंड करना है, AF फाइंड करना है और AF फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा x की वैल्यू। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी, कैसे करेंगे देखते जाओ। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे जो CD है हमारे पास ये बराबर है किसके, CF के, और ये दोनों ही हमारे कैसी हैं 6 सेंटीमीटर की हैं। और ऐसे ही बोल देते हैं कि हमारे पास जो BD है ये बराबर किसके, BE के, और ये दोनों ही 8 सेंटीमीटर हैं। साथ में हमने बोल दिया जो AF है ये बराबर है AE के और ये दोनों हैं हमारे पास x सेंटीमीटर के। इतनी बात क्लियर हो गई। रीजन भी दे दो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन यहाँ कर दिया हमने एक्सटर्नल पॉइंट R यहाँ कर दिया हमने इक्वल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल COB इक्वल्स टू 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा BC इंटू हो जाएगा OD। अब ध्यान देना यहाँ पर 1/2 लिखा, BC हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारा BC है। BC कैसे बन रहा है, जब CD को और DB को मिला देंगे तब BC बनेगा। तो BC कितना हो जाएगा, 6 + 8 कितना हो गया 14, और OD हमें पता है कितना है 4 है, तो यहाँ पर कर दिया 4। ये इसे कैंसिल 2 14 2 हो जाएगा हमारे पास 28। ये हमें एरिया मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग इसकी निकालेंगे और इसकी निकालेंगे। तो हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कर दिया यहाँ पर AOB कर दिया। यहाँ पर लिखा हमने 1/2 इंटू AB इंटू कर दिया हमने OE। ये हो गया हमारे पास 1/2। AB हमारे पास क्या है, AB देखो ये A है ये B है, कैसे बनेगा, x + 8 कर देंगे तो ये पूरा AB हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x + 8 और यहाँ पर हो गया OE जो कि है 4। यहाँ पर आ गया 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 2x + 4 2 हो गया हमारे पास, सॉरी 8 2 16 हो गया। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 ट्रायंगल निकालिए। अब तीसरे में आ जाओ। यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इक्वल्स टू 1/2 इंटू AC इंटू OF। यहाँ कर दिया हमने 1/2। AC क्या है भैया, AC देखो ये पूरा AC है, कैसे बनेगा, जब 6 + x कर देंगे तो AC हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 6
प्लस एक्स कर दो या फिर एक्स प्लस 6 कर दो, एक बात है। इंटू OF मतलब 4, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 12 प्लस एक्स हो गया, 2x हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ओके। अब इन तीनों की एरिया को ऐड करेंगे। देखो अब अगर हम लोग इन तीनों की एरिया को ऐड करेंगे ना, तो वो जो एरिया होगी वो इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगी ना। तो चलो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, देखो ABC इस वाले ट्रायंगल का एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना था, इसलिए हमने इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 28 प्लस हमने कर दिया 2x प्लस 16 और यहाँ कर दिया प्लस 12 प्लस 2x, यहाँ कर दिया 12 प्लस कर दिया हमने 2x कर दिया। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 4x, यहाँ कर दिया प्लस, ये हो गया 30, 46 यहाँ पर आ गया, सॉरी 56, ये हो गया हमारे पास 56, ठीक है। अब इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 14, ये आ गया, और इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाले एरिया का मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हीरोज फॉर्मूले की हेल्प से, फिर इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कर दिया ABC बाय, यहाँ कर दिया हीरोज फॉर्मूला, यहाँ कर दिया फॉर्मूला, गॉट इट। चलो हीरोज फॉर्मूला का जो फॉर्मूला होता है ये लिख देते हैं सबसे पहले, एरिया ऑफ, यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल ABC। अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला है, अब क्या ज़रूरत है ABC निकालने की। अच्छा अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखो, इस क्वेश्चन को ख़त्म होने दो, ख़त्म होते ही आपको समझ में आ रहा है क्यों निकाला है हमने, ठीक, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, रूट में हो जाएगा s, यहाँ पर हो जाएगा s माइनस a, यहाँ पर हो जाएगा s माइनस b, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास s माइनस c। सबसे पहले हमें s फाइंड करना पड़ेगा, तो s फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस b प्लस c बाई, ये हो गया 2। अब बात आती है कि चलो s का भी हमें फॉर्मूला पता चल गया है, बट यहाँ पर ABC है क्या। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो साइड है, इनमें से किसी भी साइड को A मान लो, किसी को भी B मान लो, किसी को भी C मान लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास जो A साइड है वो बराबर है किससे, BC की। BC मतलब हमने मान लिया कि जो BC साइड है वो A है, और जो BC है वो हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। देखो 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 14। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास B वाली साइड है वो है BA है, ये हो गई हमारे पास x प्लस 8 हो गई, और हमारे पास जो C वाली साइड है वो है AC, और इसको हम लोग बोल देते हैं ये है x प्लस 6। इतनी बात क्लियर है, ABC मिल गया। अब यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ लिखा हमने s इक्वल्स टू 14 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 बाई 2। ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 2x, यहाँ कर दिया 2x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 28 प्लस में कर दिया 28 बाई कर दिया 2। इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 14 हो गया, और यहाँ पर आ गया 2, ये कैंसिल, तो हमें यहाँ मिल गया है x प्लस 14। ये हो गया हमारे पास s, हमने ये s फाइंड कर लिया। अब इस s की वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इस s की जगह में s की वैल्यू, इस s की जगह में फिर s की वैल्यू, और फिर a की जगह में a की वैल्यू, b की जगह में b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, रूट में s हमें पता है कितना है, x प्लस 14 है, तो हमने यहाँ लिख दिया x प्लस 14। अब यहाँ पर क्या है, s माइनस a है, चलो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। s माइनस a इक्वल्स टू, ये हो गया x प्लस 14 माइनस कर दिया a, हमें क्या पता है, यहाँ पर a की वैल्यू है 14, तो यहाँ लिख दिया हमने 14।
तो 14 से 14 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ x बच रहा है ये वाला, तो इसको हमने यहाँ पर ब्रैकेट में रख दिया। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या है, s माइनस बी है, तो s माइनस बी को फाइंड कर लेंगे। s माइनस बी इक्वल्स टू s, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 14 और b हमारे पास क्या है यहाँ पर, x प्लस 8 है, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 8। ये देखो प्लस का था ना, तो यहाँ पर अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो डायरेक्ट हमने माइनस का कर दिया, तो x से x कैंसिल हो गया, 14 से 8 चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ये कर दिया हमने 6, या फिर ब्रैकेट के अंदर लिख दो। अब देखो यहाँ पर है s माइनस सी है, s माइनस सी इक्वल्स टू s हो जाएगा हमारे पास x प्लस 14 माइनस सी की जगह पे हो गया हमारे पास x माइनस 6, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस का, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 8। अब यहाँ पर है x, ओके, ये देखो मल्टीप्लाई में सारे, तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं x प्लस 14 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 4 48 और यहाँ पर हो जाएगा x, तो यहाँ कर दिया हमने 48, ये हो गया हमारे पास x हो गया। अब इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, ये क्या हमने फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ऊपर हमने क्या फाइंड किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। तो देखो यहाँ लिखा हमने 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14, ठीक है, ये कर दिया, और यहाँ कर दिया हमने इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया हमने रूट में, रूट हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास x प्लस 14, यहाँ पर आ गया हमारे पास 48x हो गया, ठीक है, और यहाँ पर दोनों में हमने कर दिया स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये 4 हो जाएगा हमारे पास 16, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, और यहाँ कर दिया हमने x प्लस 14 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल्स टू, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस 14 और यहाँ पर हो गया हमारे पास इनटू में 48x। x प्लस 14 से x प्लस 14 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 16 और यहाँ पर हो गया 48। 16 से हमारा ये 48 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x प्लस यहाँ कर दिया 14 इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पर आ जाएगा 3x। अब एक काम करो, इस x को इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो गया 14 इक्वल्स टू 3x माइनस x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2x, यहाँ पर हो गया 14, 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 14/2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ गया 7, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है 7, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस x की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो 7, यहाँ पर पुट कर दो 7। अब हमें AC भी मिल गया है, A भी मिल गया। अब इसको लिख लेते हैं, जो हमारे पास AC है वो कैसे बन रहा था, ये बन रहा था 6 प्लस x से बन रहा था। अब इस x की वैल्यू हमें पता चल गई 7, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही अभी हमने फाइंड किया है AB को, और AB की वैल्यू थी 8 प्लस x, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 प्लस 7, ये हो गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। हमें यही फाइंड करके दिखाना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा ज़रूर है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो भैया कमेंट करने से पहले इस क्वेश्चन को 2 बार तो ज़रूर देखना, 2 बार प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करो और मैसेज कर दो इंस्टाग्राम में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास है। तो चलो अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में, या फिर बोलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13 प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। क्वेश्चन जरा सा भी समझ में आया नहीं ना, तो चलो इसके फिगर से समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बन रहा है और वो सर्कल क्वाड्रिलेटरल को 4 पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4,
तो जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड होंगे ना, ये जैसे कि ए बी है ना, इसकी अपोजिट साइड क्या है, डी सी है, वैसे ही बी सी है, इसकी अपोजिट साइड क्या है, ए डी है। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये प्रूव करो कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेंगे वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो रहा है कि उन एंगल का जब सम किया जाएगा ना तो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। चलो अभी और अच्छे से अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी है ओ ए से लेकर ओ बी और ओ डी और यहाँ कर दिया ओ सी। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड है, ए बी का अपोजिट साइड क्या है, डी सी, इससे जो एंगल बन रहा है यहाँ पर और इससे जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये दोनों ही एंगल आपस में कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो चलो अब देखो इसे करेंगे कैसे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ना देखो सबसे पहले यहाँ पर नेमिंग करनी पड़ेगी। इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारे पास P, इस पॉइंट को बोलेंगे Q, ये है हमारे पास R, ये हमारे पास S। ठीक है, इसको मिला देते हैं। ये हो गया हमारे पास OS, OQ और यहाँ पर है हमारे पास PO या फिर बोलो OP, ये हमारे पास OR। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें किसी भी एक एंगल की, हम लोग बात कर देते हैं SOR की, ठीक है, या फिर बात कर लो ROQ की या फिर POQ की, किसी भी एक एंगल की बात करो। अगर हम लोग इस पूरे एंगल की बात करें तो इस पूरे एंगल SOR, इस वाले एंगल को ये वाली लाइन क्या कर रही है, बीच से बाइसेक्ट कर रही है, जिसका नाम है OD। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। कभी भी किसी भी एंगल को कोई भी लाइन बाइसेक्ट करती है तो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है। क्लियर है? तो चलो इसमें हम लोग वैसे ही अगर इसमें भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाले एंगल को, ये कोई भी एंगल हो कितना भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। इस वाले एंगल को जो ये AO है ना ये भी बाइसेक्ट कर रही है और इस वाले एंगल को ये हमारे पास जो OB है ये भी बाइसेक्ट कर रही है और इस वाले एंगल को जो हमारे पास OC है ना ये भी बाइसेक्ट कर रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो चलो अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग दे देते हैं। इसको बोल देते हैं हमारे पास ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। ये है हमारे पास। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास एंगल 1 है ये बराबर है एंगल 2 के। ठीक है, वैसे ही हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो एंगल 3 है ये बराबर है एंगल 4 के। हमारे पास जो एंगल 5 है ये बराबर है एंगल 6 के और एंगल हमारे पास 7 है ये बराबर है एंगल 8 के। ठीक है, अब इसका रीज़न देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इस वाले इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कौन सी लाइन कर रही, OA। तो यहाँ लिखो OA, यहाँ कर दिया हमने बाइसेक्ट हमने कर दिया एंगल SOP हो गया, SOP। ठीक है, वैसे ही इसको बाइसेक्ट कर रही OB, बाइसेक्ट एंगल POQ और इसको बाइसेक्ट क्या करेगी, यहाँ पर बाइसेक्ट करेगी हमारे पास OC बाइसेक्ट करेगी एंगल को किसको, QOR से और यहाँ पर हमारे पास OD इसको बाइसेक्ट करेगी एंगल हमारे पास हो जाएगा SOR। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और यहाँ पर हो गई चौथी इक्वेशन। अब हम इन सभी एंगल को ऐड करेंगे। अच्छा, इन एंगल को ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो पूरे एंगल है ना इनको बोलेंगे कंप्लीट एंगल और कंप्लीट एंगल होते हैं 360 डिग्री के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 एंगल हैं कंप्लीट एंगल, तो ये हो जाएंगे 360 डिग्री के। अब ध्यान से देखो ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल 3 है। एंगल 3 हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ये हो गया हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल जो 4 है ये भी एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 3 कर दिया। एंगल 5 कर दिया प्लस एंगल जो हमारे पास ये 6 है ये भी एंगल 5 के बराबर है, तो इस 6 की जगह पे एंगल हमने 5 लिख दिया प्लस यहाँ कर दिया हमने एंगल 7 प्लस यहाँ पर एंगल जो 8 है ये भी बराबर है एंगल 7 के, इक्वल्स टू कर दिया हमने 360
ये हो गया हमारे पास डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 एंगल 2 हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एंगल 3 हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर हो गया एंगल 2 5 हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 एंगल 7 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 360 हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को देखो, इन सभी में ना देखो 2 2 2 है, तो 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 360, ठीक है। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 क्या बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 3 मिल के बन रहा है हमारे पास AOB, ये वाला एंगल, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने एंगल AOB। अब यहाँ पर एंगल 5 और एंगल 7 को देखो, ये है एंगल 5 और ये है एंगल 7। अच्छा, इसके अपोजिट तो हमें यहाँ पर लाना चाहिए था एंगल 6 और 7, है ना, बट हमने गलती से क्या कर दिया 5 ले आए। अब एंगल 5 की जगह पे हमें क्या करना चाहिए था, मतलब कि इसको हमें 5 की जगह पे बना देना चाहिए था 6, है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 6 कर देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहा है इसको समझ लेना ध्यान से। देखो ये है 5 और ये आएगा इस वाले में, किस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा। हमें क्या करना था, हमें अपोजिट जो एंगल थे उसे सप्लीमेंट्री एंगल बनाना था। तो 2 और 3 के अपोजिट क्या है, 7 और 6 है, ना कि 7 और 5, है ना। तो हमें कैसे भी करके यहाँ पर 6 लाना चाहिए था, तो हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 5 की जगह पे हमें 6 बनाना चाहिए था, बट हमने क्या किया कि 6 की जगह पे 5 बना दिया। तो अब चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर एंगल 5 है ना, ये बराबर होगा एंगल 6 के, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ पर एंगल जो 6 है इसे 6 ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर 5 की जगह पे हो जाएगा 6 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 6। तो अब देखो एंगल 6 और एंगल 7 ये वाला एंगल हो रहा है, इसका नाम है DOC, तो हमने लिख दिया प्लस एंगल DOC, और इन दोनों एंगल का जो सम हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। तो हमें यही प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि भैया जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से जो एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर में, वो एंगल सप्लीमेंट्री है। तो ये एंगल और ये एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हो गए। कैसे हो गए सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कहते हैं कि भैया उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो हम लोग उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोल देते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलो, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस हमने कर दिया एंगल DOC आर सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गया, बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।